एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है? इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एटीपी का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन कब बनेगा? जब आप एडेनिन में राइबोज शुगर मिला दोगे, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है बायो एनर्जेटिक्स, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूं, जिसमें मेन चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर जो लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का, जिसमें एनर्जी रिच कंपाउंड पढ़ने हैं एटीपी और साइक्लिक एएमपी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एटीपी क्या है और साइक्लिक एएमपी क्या है। नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना हुआ होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें होती क्या हैं इसको एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझो कि एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है? इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एनर्जी रिच कंपाउंड यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, इसको मत देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर भर भर के एनर्जी भरी हुई है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हो, उसी को ही एनर्जी रिच कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी को स्टोर करते हैं उनके केमिकल बॉन्ड में, और अगर उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जाए यानी हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो तब वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एटीपी एक बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में एनर्जी वाला कंपाउंड है। अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूटता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मैंने कहा कि जब ये केमिकल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय सेल टू ड्राइव बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, बायोसिंथेसिस एक्सेट्रा। मतलब आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी आती है यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया है? ये है एनर्जी रिच कंपाउंड का एक सिंपल सा फंडा। अब इसके बाद जो की फीचर्स है इसके, यानी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, वो एक बार सुन लीजिए। एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट या थायोएस्टर्स बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। एटीपी की भी बात कर लें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फॉस्फेट या फिर थायोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। ये वो केमिकल बॉन्ड है। इसके बाद देयर हाइड्रोलाइसिस हैव अ हाई लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए तो एनर्जी मिलती है। प्ले अ सेंट्रल रोल इन एनर्जी ट्रांसफर एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स करा देती हूँ, कंपाउंड्स करा देती हूँ, है ना, जो आपको पता भी चल जाएगा कि बॉन्ड कौन सा है, कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं, या फिर क्या उनके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। जैसे पहला हमारे पास है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी के अंदर बॉन्ड तो आपको पता ही होगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे बीटा गामा एंड अल्फा बीटा, ये कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एटीपी का जब स्ट्रक्चर कराऊंगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर बात करें कि यहाँ से कितना हाइड्रोलाइसिस के बाद कितना चेंज फ्री एनर्जी में रिलीज होगा, तो ये -30.5 किलो जूल पर मोल, इतना अमाउंट एनर्जी का यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी क्लियर होगी। इसके बाद यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी ही है जो कि एनर्जी के फॉर्म में यूज़ की जाती है। जैसे आप हर एक काम के लिए रुपए खर्च करते हैं, है ना, हमारी करेंसी क्या है, रुपया। सेम एज हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सिमिलर है, एटीपी के सिमिलर है, बस इसमें याद रखिएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ही होता है, सिमिलर टू एटीपी, जैसे कि मैंने आपसे अभी अभी कहा एटीपी के सिमिलर ही होता है, और इसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नलिंग में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नलिंग में। तीसरा है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन नहीं है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए।
क्रिएटिनिन तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फॉस्फेजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और -43 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एनर्जी बफर इन मसल्स के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिन फॉस्फेट। एंड नेक्स्ट इज एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि एसिटिल ग्रुप को ये डोनेट कर देता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें थायो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली -31.5 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी ये रिलीज करता है हाइड्रोलाइसिस पर, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी कंपाउंड है, उसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, इसके बाद क्या हाइड्रोलाइसिस के बाद वो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं इस एक टेबल में। इसी के साथ ही साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड या क्लासिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है। चल सबसे पहला है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। P एंड इनोल फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, -61.9 किलो जूल पर मोल यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये वही एग्जाम्पल ही है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ओनली। चलिए उसी के ही आगे एग्जाम्पल्स है। एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है -61.9 किलो जूल पर मोल, और आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट डोनर यही होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर बनेगा ग्लाइकोलाइसिस में। इसके बाद आप क्या बना देते हो, आप बना देते हो पायरुवेट, ठीक है। एंड देन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी वही है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही होता है। असाइल फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली -49.3 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्सीमेटली ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब सेकेंड फेज शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स थे, एनर्जी रिच कंपाउंड थे। अब यहाँ से आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन, क्लियर कि क्या क्या आपके टाइप्स हैं और उसके बाद क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें हाई एनर्जी फॉस्फेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जैसे ATP, GTP जो अभी अभी मैंने आपको कराए हैं, है ना, ATP, GTP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट के अंदर। फिर है हाई एनर्जी थायो एस्टर्स, जिसके अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, कहाँ पर यूज़ होते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके क्रेब साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है, जो कि आप आगे के चैप्टर्स के अंदर करेंगे। एंड नेक्स्ट इज फॉस्फेजेंस यानी एनर्जी बफर्स यानी क्रिएटिन फॉस्फेट, क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स हैं एंड उनके जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे एंड अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ATP एंड देन साइक्लिक AMP। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ATP का स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वही मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी आगे, और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। ATP को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या है, दिस इज एनर्जी करेंसी, अभी अभी बताया मैंने, एनर्जी करेंसी। कुछ भी काम आपको करना है तो आपको इसके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपको इसको खर्च करना पड़ता है, क्लियर, क्योंकि ATP ही है जो तुम्हारी बॉडी को चला रहा है। तुम खाना खा लेते हो, तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, लिपिड खा रहे हो, प्रोटीन्स खा रहे हो, वाइटामिन्स, मिनरल, सब कुछ खा रहे हो, क्या वो इसी फॉर्म में काम करते हैं? नहीं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म से बनाई जाती है ATP, और यही ATP है जिसका इस्तेमाल हमारी बॉडी जिंदा रहने के लिए कर रही है, ठीक है, हर एक काम के लिए, हर एक काम के लिए ATP का यूज़ होता है। चलिए, ATP इज अ हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड दैट सर्व्स एज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। अभी अभी यही बताया मैंने कि तुमको कुछ भी करना है तुम्हें ATP चाहिए, तुमको ATP चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बिना ATP के कुछ नहीं होगा जीवन में, याद रखेगा। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर नियरली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन,
जैसे कि जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, जैसे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर बनाना है यानी किसी का अगर बायोसिंथेसिस करना है, तो हर एक प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एक सही अमाउंट ऑफ एनर्जी की, विच इज़ एटीपी। ठीक है, तभी आप जीवित हैं भैया, तुम्हारे सेल्स तभी काम कर रहे हैं, तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो तभी काम कर रहे हैं, कारण ये है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला है एडेनिन, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, नाम में ही है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक तो एडेनिन है, दूसरा यहाँ पर राइबोज शुगर है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। देखो नाम में ही समझो भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन कब बनेगा? जब आप एडेनिन में राइबोज शुगर मिला दोगे, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, ठीक है, तभी तो बनाओगे एडिनोसिन। एंड ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिलकर बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। क्लियर? अब 3 फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले बॉन्ड के बारे में जहाँ बात की थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक एटीपी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देख लो, यहीं से समझ में आ जाएगा तुमको। देखो सबसे पहले देखो राइबोज शुगर, ये है राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर है राइबोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में बताया था मैंने कि राइबोज इज अ टाइप ऑफ पेंटोज शुगर, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो स्ट्रक्चर है ये है राइबोज का। राइबोज, दिस इज एडेनिन, राइबोज और एडेनिन मिलकर बनाते हैं एडिनोसिन। ठीक है, और इसी के ही इस वाले कार्बन से अटैच्ड होता है ये फॉस्फेट ग्रुप का पूरा मॉलिक्यूल, अल्फा बीटा डेल्टा, ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। क्लियर? जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा, जो उसके बाद है वो बीटा एंड देन डेल्टा या गामा। ठीक है, क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर एटीपी का। पहला है ये वाला, क्या है? दिस इज कॉल्ड राइबोज शुगर, पेंटामर शुगर है, पेंटामर नहीं पेंटोज शुगर है ये है एडिनोसिन, एडेनिन बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, दोनों मिले यहाँ बना आपके पास एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ मिला जब 3 फॉस्फेट ग्रुप, तो उसने बना दिया एडिनोसिन ट्राई 3 फॉस्फेट। क्लियर? क्लियर है, बहुत इजी है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड की हेल्प से ये जुड़ेगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर एटीपी का। मेरे हिसाब से अब आप नहीं भूलोगे कि एटीपी किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब एटीपी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस भी सुन लीजिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं इसकी। अब अगर बात की जाए रिएक्शंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस की, यानी जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा उस समय वो क्या बना रहा होगा या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यहाँ से बना रहा होगा। देखिए, अगर आप एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे विद 2H2O, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ से एक एडीपी बनेगा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अगर बन रहा है तो यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, प्लस कुछ गिब्स फ्री एनर्जी भी, यानी फ्री एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से और भी सारी रिएक्शंस होंगी। अब अगर इस एडीपी को हम H2O के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जब ये बनेगा तो इसी के साथ ही साथ अब एडिनोसिन डाई से एडिनोसिन मोनो बन रहा है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ से रिलीज होगा, प्लस कुछ गिब्स फ्री एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होगी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 7.3 कैलोरीज के अराउंड यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर AMP की बात करें, इसको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो यहाँ से चीज़ें अलग हो जाती हैं। एडिनोसिन अलग हो जाएगा और जो आपका फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है ATP का, जब हम ATP खर्च कर रहे होंगे उस समय पर, है ना। आपने ATP बना लिया, अब उस ATP को बनाने के बाद आप इसको कहीं पर रख तो नहीं दोगे,
है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको स्टोर किए जा रहे हो ना भैया, क्या फ़ायदा। जो आप एटीपी बना रहे हो उसको कभी ना कभी तो यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो इस्तेमाल होता है एटीपी का वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है। गिब्स फ्री एनर्जी जो रिलीज होगी उसी का ही इस्तेमाल करके आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, आप नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करते हैं, या जो भी आपका पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन है यहाँ से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है एडीपी एटीपी साइकिल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या ये पूरी साइकिल होती है, ये एक बार ध्यान से सुनिएगा। एटीपी एडीपी साइकिल एक लूप है, ठीक है, ये एक पूरा लूप है, सर्कुलर लूप है, जिसके अंदर आप एनर्जी को स्टोर करते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं। एटीपी तुमने बनाया इस्तेमाल करके खाने को, ठीक है, एटीपी को तुमने कन्वर्ट किया एडीपी के अंदर, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इसका तुमने इस्तेमाल कर लिया, ये वापस यहाँ गया, फिर ये वापस यहाँ गया, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लूप होता है, एक सर्कुलर लूप है, जो जब तक आप जिंदा है, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, तब तक ये जो लूप है, ये जो साइकिल है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, द एटीपी एडीपी साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस लूप दैट सेल्स यूज टू स्टोर एंड यूज एनर्जी। एनर्जी मीन्स एटीपी। कहीं भी एनर्जी आए तो उसका मतलब होता है भैया बात हो रही है एटीपी के बारे में फिलहाल। ठीक है, इसके बाद इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड इट्स ब्रेक डाउन टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वही है भाई, वही है। ठीक है, कोई ऐसे अलग सी चीज नहीं है ये कि पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, ये देखो, यहां से देखो, तुमने खाया खाना, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी अगर खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया फॉर एग्जांपल। अब कार्बोहाइड्रेट जब आप खा रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के बाद, फॉस्फोराइलेशन के बाद आपने बनाया एटीपी। ध्यान से सुनते जाइएगा, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट के बाद फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से क्या बना, एटीपी बना। ठीक है, एटीपी को आपने कर लिया है स्टोर। अब उसको इस्तेमाल करने की बारी जब आती है तो आप यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस जब आप करोगे तो कुछ तो यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, कुछ यहाँ से फ्री एनर्जी रिलीज होगी और कुछ एडीपी रिलीज होगा। उस फ्री एनर्जी का आप इस्तेमाल कर लेते हैं अपने किसी भी बायोलॉजिकल रोल के लिए। ये एडीपी वापस फॉस्फोराइलेट होकर क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। ठीक है, इसको मैं खुद से भी बना कर दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। देखो, मान लीजिए कि आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने फल खाया, आपने रोटी खाई, आपने चावल खाया, आपने कुछ भी खाया। ठीक है, जब आप इस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तब ये फॉस्फोराइलेशन के बाद या फिर मेटाबॉलिज्म के बाद एटीपी बना लेता है। ठीक है, इस एटीपी को मैंने स्टोर कर लिया, है ना। जब ये एटीपी स्टोर हो गया, इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी एटीपी की, तो जो स्टोर्ड एटीपी है इसका वापस से मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी। हाइड्रोलाइसिस मीन्स टूटना। ठीक है, सिंपल से याद रखो। यहाँ से तीन चीज़ें मिलेंगी मुझे, एक तो मिलेगा एडीपी, एक मिलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक मिलेगी एनर्जी। इस एनर्जी का इस्तेमाल मैं अपने काम के लिए कर लूँगी, जो भी काम मुझे पर्टिकुलरली करना है उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी, और एटीपी वापस से फॉस्फोराइलेट होकर क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एटीपी एडीपी साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इस्तेमाल आपको दिखाया है कि एटीपी यूज़ कैसे हो रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा दिस इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। आपको हर एक चीज़ को अल्टीमेटली एटीपी के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, ड्राइव्स सेल्यूलर वर्क, जितने भी आपके काम होते हैं, है ना, वो यही कराता है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बायोसिंथेसिस है, नर्व इम्पल्स है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है, सबके लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। कपल्स एंडरगोनिक रिएक्शंस मेक्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीडेड बाय डोनेटिंग एनर्जी, रिलीज करते हैं ना। सेंट्रल टू मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन मेटाबॉलिक पाथवे, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, है ना, एग्जाम्पल इज ग्लाइकोलाइसिस। इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग, एक्टिवेट एंजाइम्स एंड सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज वाया फॉस्फोराइलेशन।
फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट भी करते हैं। असेंशियल फॉर सिंथेसिस, एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस, सपोर्ट मसल्स एंड नर्व फंक्शन, प्रोवाइड एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरोट्रांसमिशन, एक्टिवेट्स एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रॉपर फंक्शन तभी होगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और है, इसी की तरह है, नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइक्लिक AMP। क्लियर? दिस इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि ये है सेकेंड मैसेंजर, है ना, ये है सेकेंडरी मैसेंजर। ये मैसेजेस लेकर जाता है। क्लियर? आपको एक सेल के अंदर अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं जा पा रहा है और आपको किसी की हेल्प लेनी है तो आप जिसकी हेल्प लोगे वो है साइक्लिक AMP। ये हार्मोन्स के फंक्शंस को ट्रांसमिट करने के लिए उनका जो भी रोल होता है, जो भी उनका काम है ना, उसको लेकर जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, CAMP ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है, वहीं से ही डिराइव हुआ है। अरे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, कहाँ से बना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप ATP में से माइनस कर दोगे 2 फॉस्फेट ग्रुप तो आपको मिल जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर? वहीं से तो बना है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक बॉन्ड बिटवीन द 3 and 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर। तो वहीं से नाम आया है साइक्लिक। ठीक है, ये है इसके स्ट्रक्चर की बात कि 3 और 5 के बीच में एक साइक्लिक बॉन्ड होता है ना, तो उसी की वजह से जो नाम पड़ गया है AMP का, दैट इज साइक्लिक AMP। चलिए, इसके बाद ये देखो, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ATP। साइक्लिक AMP जब बनाता है तो यहाँ से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, पायरोफॉस्फेट को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और है, और फिर आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो अभी तो मैंने आपसे कहा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, तो ये हार्मोन सिग्नलिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी पर्टिकुलर सेल का आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मुझे ये जो हार्मोन है इसको लेकर जाना है यहाँ, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इसको अंदर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेल्प लेती हूँ इस साइक्लिक AMP की, जो कि एक प्रकार से इसको उठाकर, है ना, यहाँ पर बैठा हुआ होगा, ये यहाँ पर बाइंड करेगा और ये इसकी हेल्प से फिर अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ जाकर जो भी इसको DNA के अंदर चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस करेगा, या जो भी चीज़ें करनी होती है वो यहाँ से करता है। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा हार्मोन सिग्नलिंग में जो साइक्लिक AMP होता है। एग्जाम्पल इज एड्रेनालिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड फैट मोबिलाइजेशन। व्हाट इज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन? देखो, ग्लाइकोजन को आप वापस तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये हेल्प करेगा, फैट के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज यानी PKA, तो फॉस्फोराइलेशन का काम है इसका कुछ सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स के लिए। मॉड्यूलेट जीन एक्सप्रेशन वाया एक्टिवेशन ऑफ CREB यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करके जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करने का भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इनहेंसेस नर्व एंड कार्डियक फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। रिलैक्स स्मूथ मसल्स यूजफुल इन ब्रोंको डायलेशन, इसके अंदर यूज़ होता है। स्टिमुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू साइक्लिक AMP। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है या फिर ये जो सेक्शन है हम कह सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट इन बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? जिसपे पहला जो चैप्टर था वो था आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड इज़ बायो एनर्जेटिक्स, जो कि हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपके मन में सवाल हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।